रोहित और नैन्सी दोनों पति पत्नी हैं। ये दोनों अपने परिवार के साथ शहर में रहते थे। दोनों की माता पिता द्वारा तय किया गया विवाह हुई थी, लेकिन उनको देखकर लगता था कि प्रेम विवाह किया हो। नैन्सी एक सरकारी कर्मचारी तो रोहित बिजनेस करता था। नैन्सी की उन्नति हुए तो नैन्सी को रामनगर में एक कार्यालय सौंपा गया, तो नैन्सी और रोहित ने रामनगर जाने का फैसला करने लगे। तो परिवार वालों ने कहा, तुम दोनों जाओ, हम बाद में आएंगे, और नैन्सी और रोहित चल दिए। रामनगर बहुत खूबसूरत शहर है। रोहित और नैन्सी ने रामनगर घूमने को सोचा, और नैन्सी ने अपने सहायक से पूछा कि रामनगर में घूमने कहाँ जा सकते हैं। तो उस सहायक ने कहा कि मैडम, आपको रामनगर का महल घूमने जाना चाहिए, बहुत अच्छा महल है और वहां की बहुत सारी रहस्य में एक सच्ची कहानी है, आपको अच्छा लगेगा। तब नैन्सी और रोहित रविवार के दिन महल घूमने का मौका मिला तो निकल पड़े। महल के पास पहुंचते ही दोनों दंग रह गए। महल की खूबसूरती और उनमें बने आकृति को देखकर निहारने लगे। महल के बाहर एक चौकीदार बैठा था और उनकी रजिस्टर में एंट्री की और उन्हें अंदर जाने से पहले एक नोटिस पेपर दिया कि पहले इसे पढ़ लें फिर अंदर जाएं। नैन्सी ने पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि महल के दूसरी तरफ एक हॉल बना हुआ है, कृपया उसमें न जाएं और जहां भी जंजीर हो वहां से दूर रहे। दोनों ने वैसा ही करना समझा जो पेपर में लिखा था। महल के दीवार पर राजाओं और रानियों को तस्वीरें थीं। राजा रोहिताश और रानी राजनंदिनी बहुत खूबसूरत युगल की एक साथ मूर्ति थी कि तभी उस हॉल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो दिनों अनजाने में अंदर की ओर चले जाते हैं और देखते हैं कि दोनों तरह कुर्सियां लगी हुई हैं और गेट के ठीक सामने राज सिंहासन है, तो दोनों सिंहासन की ओर बढ़ते हैं। रोहित और नैन्सी सिंहासन को जैसे ही छूते हैं, महल का माहौल एकदम बदल जाता है। हॉल में रोशनी होने लगती है, मशाल जलने लगते हैं और रोशनी एकदम बढ़ जाती है। जब रोहित सिंहासन पर बैठता है तो उसे पुराने युद्ध, राजमहल और किसी स्त्री की आवाज के अजीब दृश्य दिखते हैं। नैन्सी को भी अजीब सपने आने लगते हैं, जिसमें वह खुद को किसी महल में देखती है और महसूस करती है कि उसने यह जगह पहले देखी है। कि तभी महल का घंटा अपने आप घंटा बजने लगता है। घंटी की आवाज सुनते ही नैन्सी और रोहित हॉल से बाहर आ जाते हैं और बाहर बैठा चौकीदार घंटी की आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। फिर सब कुछ शांत हो जाता है और गेट बंद हो जाता है। नैन्सी ने चौकीदार से कहा कि महल में तो कहीं भी जंजीर नहीं थी और पेपर में जहां पर जाना मना था, मैंने उस जगह कोई चेन नहीं देखी। हम तो बड़े आराम से घूम आए। तो चौकीदार ने हंसते हुए कहा कि मैडम, क्या आपको मैं पागल दिखता हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो आप दोनों जिंदा बाहर नहीं आ पाते। आपको इस महल के बारे में पता नहीं है क्या? फिर दोनों ने कहा, हाँ, सच्ची अंदर कहीं भी जंजीर नहीं थी और हम दोनों तो सिंहासन पर भी बैठकर आए हैं और फोटो भी ली हमने एक दूसरे की। तो चौकीदार ने कहा, अच्छा ऐसा है, जरा दिखाओ तो फोटो। नैन्सी ने अपना फोन निकाला और फोटो निकलने लगी तो सच में फोटो नहीं थी। चौकीदार हंसते हुए बोला, मैडम, ऐसा मजाक दोबारा नहीं करना। तब नैन्सी ने चौकीदार को बताया कि अंदर एक हॉल है जो पहले जमाने में राजा की सभा हुआ करती थी। राजा की सिंहासन आज भी चमक रही थी, मानो आज ही बना हो। ये सुनकर चौकीदार भी सोचने को मजबूर हो गया और अंदर हॉल की तरफ गया, लेकिन गेट बंद था। चौकीदार ने कहा, मैडम जी, वो गेट 10 लोग मिलकर भी खोले तो ना खुले। ये दरवाजा 188 साल से बंद है और यह दरवाजा सिर्फ यहाँ के पूर्वज ही खुलवा सकते हैं, और आप कह रही हैं कि दरवाजा खुला हुआ था। दोनों चौकीदार की बातों को सुनकर परेशान होते हैं कि महल का दरवाजा 188 साल से बंद है, और वे सोचने लगते हैं कि उन्होंने जो देखा वह वास्तविक था या भ्रम। रोहित और नैन्सी इस रहस्य को जानने के लिए गहराई से महल के इतिहास की खोज करने लगते हैं। तब नैन्सी ने अपने सहायक से महल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तब सहायक ने महल की एक घटना के बारे में बताया कि 3 साल पहले विदेश से कुछ लोग आए थे। उन लोगों ने वो नोटिस को पढ़ा, लेकिन अन लोगों ने इसे मजाक में लिया और जरूरी नहीं समझा, और उस समय हॉल का गेट खुला गया और वो सभी लोग हॉल के अंदर दाखिल हुए और हॉल का गेट बंद हो गया और वो सभी लोग फोटो लेते थे और सिंहासन पर बैठकर देखते थे, और कुछ देर बाद रहस्य में उस सभी की मौत हो गई। कहते हैं उस महल में रहस्य में मौत होती रही है। तब नैन्सी ने पूछा,
ऐसा क्या है उस महल में? तब सहायक कहता है कि लोगों का कहना है कि उस महल के राजा और रानी को धोखे से मामा ने मारवा दिया था। तब राजनंदिनी ने श्राप दिया था कि उनके वंश के अलावा अगर कोई उस सिंहासन पर बैठेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाकी अगर आप सच कह रही हैं तो आपको वहां के पंडित से एक बार मिलना चाहिए, शायद आपको कुछ पता चल जाए। महल के बगल में एक बड़ा मंदिर है, उसमें महल के पंडित के वंशज उस मंदिर में रहते हैं। छुट्टी वाले दिन जाइए। अब दोनों एक दिन उस मंदिर में जाते हैं जहां सहायक ने बताया था। वहां के बूढ़े पंडित से मिलते हैं और अपनी बात बताते हैं कि उन्होंने वो सिंहासन देखा है। उस सिंहासन पर बैठे भी बैठने के बाद वहां का घंटा जोर से बजने लगा था। वहां पर बैठा चौकीदार भी इस बात को जानता है। तब पंडित उन्हें बताता है कि हमारे पूर्वज इस महल के पंडित हुआ करते थे। हमें बताया गया था कि जब भी इस महल के राजा और रानी आते थे तो महल की घंटी बजती थी, और यह बात सिर्फ हम ही जानते हैं। जब मैंने तुमसे यह सुना तो मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा और इस महल के बीच कुछ संबंध है। क्या तुम इस महल के वंश या पूर्वजों से हो? पंडित अब उन दोनों को रोहिताश और राजनंदिनी के बारे में बताया जाता है। प्राचीन काल का समय था। रामनगर पर राजा वशिष्ठ का शासन था। वह एक महान और दिव्य राजा थे और उनके पुत्र रोहिताश अपार पराक्रम और सौंदर्य के धनी योद्धा थे। रामनगर के लोग मानते थे कि रोहिताश जैसा योद्धा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं। वह वाग्नि के युद्ध का नायक था और उसकी तलवार की चमक युद्ध भूमि में बिजली के समान दिखती थी। नगर की कन्याएं उसे पाने का स्वप्न देखती थी, परंतु रोहिताश को एक ऐसी स्त्री की तलाश थी जो निडर और साहसी हो। एक दिन काशी कुंज के राजा गंगाधर ने संदेश भेजा कि उनके राज्य पर शत्रुओं ने छल से आक्रमण किया है। राजा वशिष्ठ ने रोहिताश को आदेश दिया, पुत्र, अपने शौर्य से मित्र राजगद्दी की रक्षा करो। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। विजयी होकर लौटना। रोहिताश अपनी सेना लेकर काशी कुंज पहुंचे। वहां उन्होंने राजा गंगाधर से भेंट की और कहा, रामनगर की शक्ति आपके साथ है, हम विजय प्राप्त करेंगे। राजा की पुत्री राजनंदिनी भी एक पराक्रमी योद्धा थी। युद्ध के दौरान रोहिताश पहली बार राजनंदिनी को देखता है और उसकी वीरता से प्रभावित होता है, लेकिन इसके बाद भी उनके बीच कोई बातचीत नहीं होती। युद्ध समाप्त होने के बाद राजगद्दी पर शांति लौटती है। रोहिताश और राजनंदिनी कई बार एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन दोनों ही अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर रहते हैं। राजनंदिनी रोहिताश की वीरता और धैर्य से प्रभावित होती है, लेकिन उसे लगता है कि एक महान योद्धा कभी एक महिला को प्रेम नहीं कर सकता। राजनंदिनी घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थी। एक दिन जब रोहिताश अभ्यास कर रहे होते हैं तो राजनंदिनी उन्हें चुनौती देती है। दोनों के बीच घुड़सवारी की एक प्रतियोगिता होती है। इस दौरान जब राजनंदिनी गिरने लगती है तो रोहिताश उसे संभाल लेते हैं। उनकी आंखें मिलती हैं और पहली बार दोनों को एक अलग एहसास होता है। रोहिताश जब भी अकेले होते हैं तो अनजाने में राजनंदिनी का चित्र अपने खंजर के हत्थे पर उकेरने लगते हैं। राजमहल में एक उत्सव के दौरान राजनंदिनी एक पारंपरिक नृत्य करती है। रोहिताश पहली बार उसे एक योद्धा नहीं बल्कि एक स्त्री के रूप में देखता है। रोहिताश ने जब राजनंदिनी को नृत्य करते हुए देखते हैं तो राजनंदिनी की खूबसूरती देखते ही दंग रह जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, स्वर्ग से अप्सरा आई हैं, और मन ही मन मंत्र मुग्ध हो जाता है। रोहिताश को एहसास होता है कि वह राजनंदिनी से प्रेम करने लगे हैं, लेकिन अपने मन की बात कहने से झिझकते हैं। एक दिन राजमहल के बगीचे में दोनों टहलते हुए मिलते हैं। हल्की चांदनी फैली होती है, ठंडी हवा बह रही होती है। रोहिताश हिम्मत करके कह देते हैं, युद्ध भूमि में कई योद्धा देखे, लेकिन जो साहस तुम्हारे भीतर है वह किसी में नहीं। मैं उस साहस से प्रेम करने लगा हूं, राजनंदिनी। राजनंदिनी कुछ पल के लिए मौन रहती है, फिर मुस्कुराकर कहती है, अगर यही प्रेम है तो मैं भी तुम्हारे साहस और हृदय से प्रेम करने लगी हूं। दोनों का यह गुप्त प्रेम बढ़ने लगता है। वे रात के समय राजमहल के छत पर मिलते, एक दूसरे को सुनते, युद्ध, कर्तव्य और अपने सपनों की बातें करते। दोनों का प्रेम छुपा नहीं रहता। राजमहल की दासियां और सैनिक बातें करने लगते हैं। राजा गंगाधर को जब इसका पता चलता है तो वे रोहिताश को बुलाते हैं। वे रोहिताश से पूछते हैं, क्या यह सच है कि तुम मेरी पुत्री से प्रेम करते हो? रोहिताश सिर झुका लेते हैं,
लेकिन राजनंदिनी आगे आकर कहती है, मैंने इन्हें अपने हृदय का राजा चुन लिया है। राजा गंगाधर पहले गंभीर होते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर मेरी पुत्री ने चुन लिया है तो मैं इसे आशीर्वाद देता हूं। इसके बाद धूमधाम से विवाह होता है। कुछ वर्षों के बाद रोहिताश और राजनंदिनी के पुत्र होता है। रामनगर में पुत्र होने पर महोत्सव किया जाता है। उस महोत्सव में राजनंदिनी के मामा भी पहुंचते हैं। राजनंदिनी के मामा चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह रोहिताश से हो और रामनगर की रानी बने, परंतु राजनंदिनी के मामा का यह सपना पूर्ण नहीं हो सका। राजनंदिनी के मामा इस विवाह से खुश नहीं थे। तब मामा ने रोहिताश को मारकर राज्य में अपना कब्जा करने का षड्यंत्र को अंजाम देते हैं। जब रोहिताश पर हमला होता है तो वे अंतिम समय तक लड़ते रहते हैं। उनकी अंतिम सांस के समय राजनंदिनी उनके पास आती है और वे कहते हैं, तुम्हारी आंखों में जो तेज है वह कभी न बुझने देना। रोहिताश की मृत्यु के बाद राजनंदिनी अपना प्रतिशोध लेती है, परंतु अंततः वह भी घायल हो गई। अपनी अंतिम श्वास में उसने सिंहासन को श्राप दिया, इस राजगद्दी पर केवल हमारे वंशज बैठेंगे, अन्यथा मृत्यु उनका वरण करेगी। राजनंदिनी की आत्मा आज भी अपने पति के विश्वासघात का प्रतिशोध लेने के लिए जागृत रहती है। कहते हैं, जो भी इस श्रापित सिंहासन पर अन्याय से बैठता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है। रामनगर की गलियों में आज भी यह गाथा गूंजती है। कहते हैं कि जब भी पूर्णिमा की रात आती है तो महल की छत पर दो छायाएं दिखती हैं, एक रोहिताश की और एक राजनंदिनी की। वे जैसे ही महल में रोहित और नैन्सी के कदम पड़े गिर जाते हैं, घंटी फिर से बजती है तो पंडित जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब पंडित जी उन दोनों को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु, आप दोनों इस महल के राजा रोहिताश और रानी राजनंदिनी का पुनर्जन्म है, क्योंकि यह घंटी केवल राजाओं के आगमन की उपस्थिति में ही बजती है और आपके कदमों की आहट सुनते ही ये बज गई। अब लगता है कि राजा रोहिताश और रानी राजनंदिनी के मुक्त होने का समय आ गया है। पंडित ने पहरेदारों को बुलाया और रामनगर के लोगों को महल के पास आने को कहा। यह देख पंडित बहुत खुश हो जाता है और रोहित को राज सिंहासन पर बैठने को कहता है और वहीं पर रोहित के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है और रोहिताश और राजनंदिनी के भूत वहां आते हैं और दोनों को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि अब इस सिंहासन का उत्तराधिकारी मिल गया है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा। तब दोनों की आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, लेकिन पूर्णिमा की रात को दोनों को महल में एक दूसरे से मिलने आते हैं।